तो इधर देखिए दो केस हमने पढ़े थे। एक तो सबसे पहला केस कौन सा पढ़ा था, ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा पी, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी। ये कौन सी थी, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, मतलब उच्च आवृत्ति की अगर किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर हम आपतित करते हैं माध्यम के ऊपर, तो उस कंडीशन के अंदर अगर उस तरंग की आवृत्ति किससे प्लाज्मा माध्यम की आवृत्ति से अधिक है, तो उस कंडीशन में वो उस माध्यम से क्या कर सकती है, वो तरंग पारगमन कर सकती है। और सेकंड जो थी केस, उसके अंदर हमने क्या लिया था, लो फ्रीक्वेंसी रेंज रीजन, मतलब निम्न आवृत्ति की तरंग, मतलब दो प्रकार की तरंगें होगी। एक तो कैसी होगी, उच्च आवृत्ति की तरंग होगी, और एक कैसी तरंग होगी, निम्न आवृत्ति की तरंग है। तो उस कंडीशन में जो विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति प्लाज्मा माध्यम की आवृत्ति से अधिक है, वो तो क्या कर जाएगी, प्लाज्मा माध्यम में पारगमन कर जाएगी, तथा उसके उस तरंग के ऊपर किसी प्रकार कोई भी अवमंदन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अपवर्तनांक का मान कैसा प्राप्त होता है, पॉजिटिव। जब अपवर्तनांक का मान पॉजिटिव, तो के का मान भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो तरंग संचरण नियतांक पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में आपको मालूम है, हमने इससे पहले भी दो कंडीशन पढ़ी थी, एक मुक्त आकाश के लिए और एक अचालक माध्यम में। अचालक माध्यम तथा मुक्त आकाश दोनों में क्या हो रहा था, तरंग संचरण नियतांक के का मान क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, या फिर आप कह सकते हो रियल वैल्यू आ रही थी। जब रियल वैल्यू आती है तो उस कंडीशन में तरंग के अंदर अवमंदन, या फिर आप क्या कह सकते हो, तरंग का सेट नहीं होता है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या है, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी वाली कंडीशन में एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो ओमेगा पी का मान क्या हो जाएगा, जब वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा से हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसमें क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एन का मान कैसा प्राप्त होगा, एन का मान इमेजिनरी वैल्यू के रूप में प्राप्त होगा। जब एन इमेजिनरी, तो उस कंडीशन में के है वो क्या हो जाएगा, आयोटा एन ओमेगा सी के में इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होगी। जब तरंग संचरण नियतांक ही हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, इमेजिनरी प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझ लेना ये वाला सेम प्रोसेस किसके जैसा हो गया, चालक माध्यम जैसा हो गया। चालक माध्यम में के क्या था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इमेजिनरी वैल्यू। यहाँ पे प्लाज्मा माध्यम में भी ये कैसी वैल्यू है, प्लाज्मा माध्यम में भी आपकी जो तरंग संचरण नियतांक प्राप्त हो रहा है, वो कैसी वैल्यू प्राप्त हो रही है, इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि दो वैल्यू है, मतलब एक तो पॉजिटिव और एक है इमेजिनरी। जब इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होती है तो उस कंडीशन के अंदर ई वेक्टर तथा एच वेक्टर का मान जो है वो किसके रूप में, चर घातांक के रूप में घटता है। चर घातांकी को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपोनेंशियल रूप में घटेगा। ये इक्वेशन सेम चर घातांकी रूप वाला कैसे आ रहा है, वो आप देख लीजिए। चर घातांकी वाला जब आपने इक्वेशन पढ़ी थी चालक माध्यम में, तो आपने क्या देखा था, ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के बीटा आर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा आर माइनस के ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो ये एक्सपोनेंशियल टर्म क्या कर रही थी, इस सम्मिश्र या फिर इस आयाम को क्या कर रही थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में घटा रही है, मतलब 1/e के रूप में इस आयाम का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, आप लोगों के जो प्लाज्मा माध्यम है उसमें भी जब किसकी तरंग संचरण नियतांक के या फिर अपवर्तनांक का मान नेगेटिव, अपवर्तनांक का मान किस प्रकार के रूप में आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग का अवमंदन होता है, या फिर आप ये कह सकते हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू जो है वो 1/e या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और इसके लिए मैंने आपको सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल बताया था, जो कि आपने चित्र, अगर किसी ने कल वाला वीडियो देखा है या फिर कल जिसने क्लास अटेंड की थी उसको तो आराम से मालूम होगा कि हमने क्या किया था। एक अर्थ के चारों ओर मैंने आपको बताया था कि अर्थ के चारों ओर क्या होता है, आयनीकृत गैसों का माध्यम होता है या फिर प्लाज्मा मीडियम होता है, ठीक है। इस प्लाज्मा मीडियम के अंदर जब हम अर्थ से कोई भी मिसाइल छोड़ते हैं, तो मिसाइल या फिर आप कह सकते हो सैटेलाइट जो भी होती है, वो हमेशा इस अर्थ के चारों ओर किस माध्यम में, इस माध्यम में राउंड निकालती है। इस प्लाज्मा माध्यम के अंदर वो क्या करती है,
अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और आपको मालूम हो तो इससे भी कई गुना अधिक दूरी के ऊपर क्या उपस्थित होता है, हमारा सूर्य उपस्थित है। ये सूर्य से जो किरणें आती है वो कौन सी होती है, विजिबल रेज। इन विजिबल रेज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है वो क्या होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन होती है ओमेगा पी, जो कि ये प्लाज्मा माध्यम है। इस प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी से इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने की वजह से ये जो सूर्य से आने वाली विजिबल रेज होती है या फिर जो प्रकाश की किरणें होती है वो तो आसानी से क्या कर जाती है, इस प्लाज्मा माध्यम को पार कर जाती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी से बहुत अधिक है। इस वजह से ये प्रकाश की किरणें डायरेक्ट आ जाती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर आ जाती है बिना किसी अवमंदन के। लेकिन वहीं पे आप देखोगे जब हम अर्थ से कोई भी रेडियो वेव को यहाँ पे भेजते हैं सैटेलाइट के ऊपर, रेडियो वेव को, तो इन रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी लेस देन होती है किससे, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से। जब इसकी फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस कंडीशन में ये क्या नहीं कर पाती, इस प्लाज्मा मीडियम को पार नहीं कर पाती, और यहाँ से ये सिग्नल्स जो है वो वापस कहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक होके सैटेलाइट से कहाँ पे आते हैं, वापस अर्थ के ऊपर आते हैं। तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि न्यूज या फिर आप कोई भी प्रोग्राम देखते हो टीवी के ऊपर, उन सबका कारण क्या होता है, उन सबका कारण यही होता है कि जो अर्थ से रेडियो वेव को सैटेलाइट के ऊपर संपर्क के लिए भेजा जाता है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से उनकी आवृत्ति कम होने के कारण वो वापस वो फ्रीक्वेंसी की तरंगे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर प्लाज्मा माध्यम से किसके ऊपर आ जाती है, अर्थ के ऊपर आती है। और उस वजह से ये जो भी जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह देखते हो आप या फिर टीवी के अंदर या फिर आप मोबाइल के अंदर कोई भी चीजों का रेडिएशन के रूप में यूज हो रहा है, रेडिएशन के द्वारा, जैसे कि नेटवर्क या फिर यूट्यूब के चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो उन सबका क्या कारण होता है, इन रेडियो वेव का किसके द्वारा, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी या प्लाज्मा रेज या प्लाज्मा माध्यम के द्वारा वापस रिफ्लेक्ट बैक होना, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना। तो सिंपल सा एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वेव जो है प्लाज्मा माध्यम से वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो उस कंडीशन में ओमेगा क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी। या फिर आपको ये सीधा सा पूछ रहता है किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्लाज्मा माध्यम से किरणों का अवमंदन नहीं होता, तो उस कंडीशन में ओमेगा क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा पी। मतलब प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी का मान अधिक अवमंदन नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी का मान कम, उस कंडीशन में अवमंदन होता है। इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जब यहां पर जब यहाँ पे आप देखोगे तो इस कंडीशन में आप देखोगे इसमें हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट केस था उसके बाद सेकंड केस में मैंने सिर्फ एन तक की वैल्यू बताई थी, हमें निकालना क्या है, अवमंदन हो रहा है। तो अवमंदन के केस में या फिर सह के केस में आप लोगों को मालूम है चालक माध्यम में क्या होता था, चालक माध्यम में अवमंदन के केस में आपको त्वचा गहराई निकालनी पड़ती थी। उसी प्रकार से यहाँ पे निम्न फ्रिक्वेंसी के ऊपर या फिर लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या हो रहा है, तरंगों का अवमंदन हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर आपको इस निम्न आवर्ती की तरंगों के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, त्वचा गहराई निकालनी पड़ेगी। निम्न आवर्ती क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है, वेव का क्या होता है, अवमंदन होता है। क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक जो है एन वो कैसा है, काल्पनिक या फिर इमेजिनरी है। एन काल्पनिक है तो उस कंडीशन में के बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा एन ओमेगा अपॉन सी। ये भी कैसा आएगा, काल्पनिक आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। जब यहाँ पे एन काल्पनिक तो के भी क्या हो जाएगा, काल्पनिक या इमेजिनरी हो जाएगा। एन काल्पनिक के काल्पनिक, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को इसमें से क्या निकालनी पड़ेगी, आप लोगों को इस कंडीशन के लिए एन का मान निकालना पड़ेगा किस इक्वेशन के रूप में, ये 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा इसको निकाल के देना। उस कंडीशन में यहाँ पे एन का मान कैसा आएगा वो भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, एन का मान निकालना चाहे तो ये एन बराबर क्या आ जाएगा, के सी अपॉन आयोटा ओमेगा। तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर।
-k1, आगे माइनस का आ जाएगा क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तब देखिए यहाँ पे n स्क्वायर बराबर -k² c स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर है। और जो n की वैल्यू आपने पढ़ी थी वो क्या थी, n की वैल्यू आपने पढ़ी थी वो थी, या फिर आप यहाँ पे क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 13 से के स्क्वायर का मान रखने पर, अपने इक्वेशन नंबर 13 में के का मान क्या पढ़ा था, के स्क्वायर का मान, के स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा था √1 - ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू पढ़ी थी। अब देखिए इनटू सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब इस मान को इस समीकरण में रखिए, तो यहाँ से n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के की जगह पे क्या आ जाएगा, √1 - ओमेगा पी का होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दोनों से दोनों कट गए। ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ पे और होगा, ये वाली, यहाँ पे रूट नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर -k1, तो यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा, √ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -k1। अगर आप लोगों को पूछ ले किस माध्यम के अंदर, प्लाज्मा माध्यम में लो फ्रीक्वेंसी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अपवर्तनांक का मान पूछ ले, तो उस अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n बराबर √ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर -k1। और यहाँ पे ओमेगा पी जो होता है वो आपके किसके बराबर होता है, n0 e स्क्वायर m एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। ये ओमेगा पी किसको प्रदर्शित करता है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले के आगे की तरफ हमें जो निकालना है वो क्या निकालनी है, किसी भी प्लाज्मा माध्यम के अंदर जब तरंग का अपवर्तनांक काल्पनिक होने के कारण या फिर उस माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान काल्पनिक होता है, तो उस कंडीशन में उस तरंग का क्या होता है, अवमंदन होता है। तो वो अवमंदन जब हो रहा है तो उस कंडीशन में तरंग की जो आयाम होगी या एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, किसी एक निश्चित दूरी के पास में उसका मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन या फिर एक्सपोनेंशियल के रूप में डिक्रीज हो जाता है। तो वो लेंथ हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसी के अंदर कंटिन्यू के अंदर हम चलते हुए आगे क्या निकालेंगे, त्वचा गहराई, जो आपके सेकंड केस है उसी में निकाला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट केस में आपके तरंग का अवमंदन नहीं हो रहा है, इस वजह से वो उसमें नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ पे त्वचा गहराई का मान क्या हो जाएगा, त्वचा गहराई आयनीकृत माध्यम में क्या होता है, आयनीकृत माध्यम में या फिर आपके कौन सा माध्यम, प्लाज्मा मीडियम के अंदर ओमेगा इज वेरी वेरी लेस इन ओमेगा पी पर क्या होता है, तरंग का अवमंदन होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डेल्टा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि आपने जब चालक माध्यम पढ़ा था तो उसमें आप क्या लेते थे, अल्फा, या फिर आप क्या लेते थे, 1/बीटा के रूप में लिखते थे। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की टर्म्स नहीं है, ओनली फॉर एक ही के की टर्म है। तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बराबर 1/k डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जो तरंग संचरण नियतांक है, तरंग संचरण नियतांक का ही व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आप लोगों के तरंग संचरण नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, आपके स्किन डेप्थ या फिर आप त्वचा गहराई को क्या बोल सकते हो, वो तरंग संचरण नियतांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और के का मान अभी हमने पढ़ा था वो क्या था, आयोटा n ओमेगा अपॉन सी पढ़ा था। तो यहाँ से अगर हम इसका मान रखें या फिर वैल्यू रखें इसके अंदर, ये क्या आ जाएगी, 1/n ओमेगा अपॉन सी, तो डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, C/n ओमेगा। यहां से ये वाला n का मान जो हमने क्या निकालना है, कौन से माध्यम में निकालना है, निम्न आवर्ती क्षेत्र के अंदर जो हमने मान निकाला है उस
अपवर्तनांक का मान किस समीकरण में रखेंगे? इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण को आप लगा देना। लास्ट में हमने कल जो नंबर लगाया था 14, और ये आप लोगों के क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 15 हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 15 से इसका n का मान रखने पर, तो यहाँ पे डेल्टा पी किसके बराबर आ जाएगा, c अपॉन ओमेगा रूट ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस k1। यहाँ से डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन ओमेगा रूट ओमेगा पी स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा गया तो डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन रूट ओमेगा पी माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। ये आ गई। अब देखिए ये जो हम त्वचा गिराय निकाल रहे हैं वो कौन से फ्रीक्वेंसी रीजन में निकाल रहे हैं, निम्न आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रीजन में निकाले। तो उस कंडीशन में आपको मालूम है ओमेगा इज क्या है, वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी। तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा पी स्क्वायर के, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा पी से क्या है, प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी से उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी से जब इसका मान बहुत ही कम होगा तो उस कंडीशन में डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर सी अपॉन आपके इक्वेशन नंबर 16, जो कि क्या है, प्लाज्मा माध्यम में तरंग की क्या है, त्वचा गहराई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर जो पूछा जाता है आपसे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इसका भाग ए मैं करूंगा, बी आपको करना है। ठीक है, इस ए भाग में ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्रांतिक आवर्ती का मान प्लाज्मा में क्रांतिक आवर्ती का मान प्लाज्मा में निम्न प्लाज्मा माध्यम में निम्न समीकरण एफ नॉट बराबर 9 रूट एन नॉट से दिया जाता है, जहां एन नॉट का मान क्या है, एन नॉट क्या है, अपवर्तनांक, किसका, माध्यम का अपवर्तनांक है। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कब निकाल सकते हो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उस कंडीशन में निकाल सकते हो जब आपके पास ऐसी तरंग हो जो कि क्या कर सके, इस माध्यम को, जो प्लाज्मा मीडियम है उसको पार सके। मतलब मिनिमम वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या कर सके, कोई भी तरंग क्या कर सके, किसी भी प्लाज्मा माध्यम को क्या कर सके, कोई भी जो भी आप प्लाज्मा माध्यम ले रहे हो, जिस भी गैस का ले रहे हो, आयनीगत गैस का, उसको वो क्या कर सके, पार कर सके। उसके लिए आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी का मान एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एन रूट एन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सर यहाँ पे एन नॉट अपवर्तनांक नहीं है, यहाँ पे एन नॉट जो है आपके क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन हमने क्या माना था, अपवर्तनांक को एन माना था, एन नॉट क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा पी का, उसमें क्या आ रहा था, एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम के रूप में प्राप्त हो रहा था। अब देखिए इसमें क्या है, जब एन की वैल्यू क्या होती है, अब एन का मान क्या होता है, पॉजिटिव
या फिर कैसी वैल्यू हो, रियल वैल्यू हो, तो ही क्या होगी, तभी क्या होता है, उनका क्या होता है, पारगमन होता है, संभव होता है। एन पॉजिटिव है या फिर रियल वैल्यू है, एन की जब पॉजिटिव या रियल वैल्यू होती है तो उस कंडीशन में के का भी मान कैसा होता है, के का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव या फिर कैसा मान प्राप्त होगा, रियल मान प्राप्त होगा। ठीक है, और एन जो है हम कैसे लिखते हैं, √1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए। और पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को मालूम, अब यहाँ पे हमने क्या माना, एन का मान कैसा पॉजिटिव या रियल वैल्यू होगा तभी वो क्या कर सकता है, उस माध्यम को पारगमित कर सकता है, उस माध्यम से वो तरंग पारगमित हो या पार कर सकती है। और यहाँ पे ओमेगा पी स्क्वायर का मान जो है वो क्या होता है, एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पॉजिटिव या फिर रियल वैल्यू, मतलब एन क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तभी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, रियल या फिर पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, रूट भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा पी स्क्वायर, या फिर आप यहाँ से कह सकते हो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा पी। ये आ गया, मतलब कौन सी आपके द्वारा आपतित की जाने वाली तरंग की आवृत्ति क्या होगी, या तो उस प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए या तो उससे अधिक होगी, तो ही उस कंडीशन में क्या हो सकती है, तरंग क्या कर सकती है, किसको पार कर सकती है, प्लाज्मा माध्यम को पार कर सकती है, अदरवाइज वो प्लाज्मा माध्यम को पार नहीं कर सकती। यहाँ से आपको सीधा सा वही पता चल रहा है कि जब आपतित होने वाली तरंग की फ्रीक्वेंसी या तो किसके बराबर हो जाए, प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, उस प्लाज्मा माध्यम की फ्रीक्वेंसी से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में वो तरंग क्या कर सकती है, उस प्लाज्मा माध्यम को पार कर सकती है, या उस प्लाज्मा माध्यम से क्या हो सकती है, पारगमित हो सकती है। अब देखिए इसके अंदर यदि हम क्या मान लें, ओमेगा नॉट को क्या मान लें, तरंग ओमेगा माध्यम में, ओमेगा नॉट को क्या मान लें, प्लाज्मा माध्यम में तरंग संचरण की क्रांतिक आवृत्ति मान लें, क्रांतिक कोणीय आवृत्ति, तो ये ओमेगा नॉट भी क्या होगा, ये ओमेगा नॉट भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा पी, या फिर आप ये कह सकते हो इसमें भी ओमेगा नॉट का मान किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा पी के बराबर होना चाहिए, या तो ओमेगा नॉट का मान ओमेगा पी के बराबर हो, या फिर ओमेगा नॉट का मान क्या हो जाए, ओमेगा पी से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में वो तरंग क्या कर सकती है, प्लाज्मा माध्यम को पार कर सकती है। तो अब यहाँ पे ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर है, इक्वल टू ओमेगा पी, तो उसका मान क्या आ जाएगा, √n0 ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम के बराबर हो जाएगा। और एफ नॉट बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ नॉट बराबर क्या होगा, ओमेगा नॉट। यहाँ पे ये एफ नॉट क्या है, आवर्ती, प्रति सेकंड लगाए गए, किसकी, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, एफ नॉट के बराबर होती है। अब देखिए इसके अंदर ओमेगा नॉट बराबर क्या आ गया, 2 पाई एफ नॉट आ गया, 2 पाई एफ नॉट की कंडीशन के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ नॉट की वैल्यू, एफ नॉट बराबर ओमेगा पी अपॉन 2 पाई या फिर ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पाई √n0 का नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम आ जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मान क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि जब आप तरंग को आपतित करते हो तो उस कंडीशन में उस तरंग में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है,
उत्कर्षण या उत्सर्जन हो रहा है या फिर वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके माध्यम से क्या करे, बाहर की तरफ निकल रहे और वहां की गैस को क्या कर रहे हैं, आयनीकृत कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में m का मान क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो जाएगा। और E का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ से F नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 3.14 रूट में एन नॉट तो है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तब एफ नॉट का मान किसके बराबर आता है, 81 एन नॉट, या फिर एफ नॉट बराबर क्या रहता है, 9 रूट यहाँ से। ठीक है, ये आप लोगों को इसके अंदर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में नहीं बल्कि ये कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है, 5 नंबर के अंदर सीधा क्वेश्चन। और उसके अलावा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट का एग्जाम, उसमें भी इस क्वेश्चन को 5 नंबर के अंदर पूछा गया है कि वो आवर्ती बताइए जिस आवर्ती के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंग का प्लाज्मा माध्यम में अवमंदन नहीं होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर होगी, एफ नॉट बराबर 9 इंटू रूट की पावर रूट क्या हो जाएगा, एन नॉट, जहाँ पे एन नॉट किसको प्रदर्शित करता है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है वो जो कि इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आधारित है। ये क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर दूसरा भाग भी इसका ये है, 10⁻⁻18 प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन प्रति अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा के लिए प्लाज्मा आवर्ती के लिए प्लाज्मा आवर्ती ओमेगा पी तथा अधिकतम त्वचा गहराई का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम त्वचा गहराई का, अधिकतम त्वचा गहराई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आप लोगों को इसके अंदर ज्ञात करना है, फॉर्मूला सेम वही का वही। यहाँ पे प्लाज्मा आवर्ती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ आवर्ती ज्ञात करनी है, ओमेगा नॉट का मान ज्ञात करना है, एफ नॉट का मान आपको इसके अंदर से ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि एफ नॉट और ओमेगा पी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले आप एफ नॉट का मान ज्ञात कर लोगे तो उस आधार के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ओमेगा पी का मान भी ज्ञात कर सकते हो। क्या पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्टली एन नॉट का मान दिया हुआ है, एन नॉट का मान दिया हो तो यहाँ से एफ नॉट का मान निकल जाएगा, एफ नॉट का निकलेगा तो आराम से ओमेगा पी का मान भी निकल जाएगा, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का मान। वो निकल जाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अधिकतम त्वचा गहराई का मान भी ज्ञात कर सकते हो जो कि डेल्टा पी किसके बराबर था, सी अपॉन ओमेगा पी के बराबर था, इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो अब कल की जो क्लास होगी उसमें जो हमने अभी तक 4 माध्यम पढ़े उन 4 माध्यम से रिलेटेड 2 टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का समीकरण निकालना पड़ता है, उस आधार के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है ना।